आज का पॉइंट क्या है? आज है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। ये समझने वाले पॉइंट है, कुछ एक नंबर के महत्वपूर्ण है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, फ्रिक्शन के हमारे लिए बहुत फायदे भी हैं और कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं उसके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक छोटी छोटी लाइनें हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी। किसकी बात करेंगे? फ्रिक्शन इज अ, फोकस करना, फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी। फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? वाई फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सबसे पहले हम अच्छाइयाँ देख लेते हैं, उसके बाद उसकी इविल यानी कि बुराइयां भी देख लेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी देख लेंगे। तो पहला, वॉकिंग इज विदाउट फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर ग्राउंड में और शू के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो क्या वॉकिंग पॉसिबल है? वॉकिंग पॉसिबल नहीं। यू कैन स्लिप ड्यूरिंग वॉकिंग, यू कैन स्लिप ड्यूरिंग वॉकिंग। आप जब वॉकिंग कर रहे होंगे तो आप स्लिप हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसके फायदा का। दूसरा पॉइंट है, नो बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर विदाउट फ्रिक्शन। आपने देखा होगा, आप गम की मदद से दो कागजों को चिपका देते हैं या बहुत सारे एडिसिव हम यूज करते हैं दो चीजों को चिपकाने के लिए। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो क्या दो वस्तुएं आपस में चिपक जाएंगी? टू ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एफिक्स टू ईच अदर इफ देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। अगला फायदा देखते हैं इसका, ब्रेक ऑफ द व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। ब्रेक ऑफ व्हीकल डज नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। जैसे आप कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, अचानक सामने से कोई दूसरा व्हीकल आ गया, अब आपको रोकना है, अपनी पर्टिकुलर व्हीकल को क्या करना है? रोकना है। तो आप क्या अप्लाई करोगे? ऑब्वियसली ब्रेक अप्लाई करोगे। तो ब्रेक क्या करता है? मोशन का अपोज। ब्रेक क्या करता है भाई? अगर मोशन गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो ब्रेक आप अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शनल जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन लगेगा। यही तो है ना, यानी कि किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो फायदे आपने देखे, पहला फायदा मैंने बताया वॉकिंग का, दूसरा फायदा हमने बताया एफिक्सिंग का, पेस्टिंग का, तीसरा फायदा हमने बताया ब्रेक का। These are the very very important concept for us which are not possible without using of friction. It means friction is very very necessary for us. क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब हम कुछ इसके बुराइयां भी देख लेते हैं, इसके दूसरे पहलू भी देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर अच्छाइयां भी हैं डेफिनेटली बुराइयां भी होंगी। तो आइए हम बात करते हैं इविल की। पहला इविल, फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी वर्क। क्योंकि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी पे हमें ज्यादा एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। ठीक है, एनर्जी आपकी क्या लगी? ज्यादा लगी। एक प्रकार की डिसएडवांटेजेस है ये। दूसरा डिसएडवांटेज है, फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट ऑफ द मशीनरी इन कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन होता है वो वियर एंड टियर प्रोड्यूस करता है। वियर एंड टियर क्या होता है? मरोड़। वियर एंड टियर की हिंदी होती है मरोड़। जैसे कि बहुत सारी जो मशीनें होती हैं, आपने देखा होगा, आप लोगों ने चारा काटने की मशीन देखी है क्या? सब बच्चों ने देखी है? हाँ, न्यार काटने वाली देखी है ना प्रॉपर। अच्छा, अब आप जरा फोकस करिए। जब उसमें बेलन लगा होता है, जो पर्टिकुलर बेलन होता है, जब मशीन मूव करता है तो बेलन रोटेट करता है। तो उस बेलन से दो चरखियां लगी होती हैं, एक ऐसे करके एक अंदर करके। वो चरखियां ऐसे रोटेट करती हैं जिससे आपका जो न्यार है वो अंदर की तरफ मूव करता है। देखा है ना? एक चरखी जो ऐसे लगी होगी, दांते बाहर की तरफ होते हैं, दूसरी चरखी के अंदर वो ऐसे मूव करती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिससे न्यार कहाँ जाता है? अंदर जाता है। तो जो बेलन होता है वो बेलन उन चरखियों को मूव कराता है। अगर
आप उन चरखियों में ऑयलिंग ना करें, सूखे उसे काम में लें। धीरे 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 जो बेलन है उसमें क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग सेट हो जाएगी, वियर एंड टियर सेट हो जाएगा और बेलन कुछ समय पश्चात ही टूट जाएगा, टूट जाएगा या मरोड़ पैदा हो जाएगी, तिरछा हो जाएगा। मतलब आपकी मशीन प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ, कर्री भी चलेगी, चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो टाइट भी चलेगी, काफी हार्ड वर्कआउट करेगी। ठीक है ना। अगली बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ हीट। जहां पर जितना ज्यादा फ्रिक्शन होता है वहां पर उतनी ज्यादा क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। जैसे कि ये फैन चल रहा है, अब आप इसके बॉटम को टच करके देखें, यहाँ पर एक्चुअल में दो चीजें रोल प्ले कर रही हैं। एक तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी प्ले आउट हो रहा है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स भी प्ले आउट हो रहा है। तो दोनों चीजों के कारण इस फैन का बॉटम जो है गर्म हो जाता है। आप इसको खड़ी हो जाइए, पीछे जाइए, एकदम पीछे, खड़े खड़े पड़िए। यस, ये मामला क्लियर हो गया। आप भी गलतियां मत करना। दूसरा, अब बात आती है, देयर आर सम वेज टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन को परमानेंटली नहीं हटाया जा सकता, लेकिन फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आखिर वो कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिसमें हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? बाय पेंटिंग, बाय पॉलिशिंग, बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट लुब्रिकेंट्स। हम एप्रोप्रिएट लुब्रिकेंट्स को प्रोवाइड करके हम उसके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा मोटर होता है, कोई भी हम ले लेते हैं, कार ले लीजिए, बस ले लीजिए, वहां पर गियर होता है, गियर लगाया जाता है, फट फट फट, देखा ना। तो गियर जो लगाया जाता है, तो आपका जो पूरा गियर बॉक्स सिस्टम होता है वो पूरा ऑयल में क्या होता है, डूबा हुआ होता है, पूरा ऑयल में डूबा हुआ होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता। नहीं तो आपका इंजन इतना गर्म हो जाए कि ब्लास्ट भी कर सकता है, जिसे हम गियर ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं? गियर ऑयल। इंजन में जो ऑयल पड़ता है वो मोबिल ऑयल होता है, गियर में जो ऑयल पड़ता है वो गियर ऑयल पर होता है, जो ब्रेक में ऑयल डाला जाता है वो ब्रेक ऑयल होता है। आपने हाथ की मशीन देखी होगी, जब हाथ की मशीन हम चलाते हैं या आप देखते हैं कुछ समय पश्चात वो टाइट हो जाती है, तो हम उसमें लुब्रिकेंट्स करते हैं, ऑयल डालते हैं। बहुत पतला सा तेल आता है मार्केट में, 10 रुपए का आता है ना। अच्छा, वो भी ऑयल है, लेकिन वो मशीन का ऑयल है पर्टिकुलर। आप अगर इन सारे ऑयल पे फोकस करें, सब ऑयल अलग अलग होते हैं। मूवी ऑयल अलग है, डीजल अलग है, पेट्रोल अलग है, ब्रेक ऑयल अलग है, इंजन ऑयल अलग है, सब कुछ अलग अलग है, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। क्यों? हाँ, वो भी तो ऑयल है। अच्छा, क्यों अलग अलग है? क्योंकि इनकी विस्कोसिटी अलग अलग होती है। क्या अलग अलग होती है? विस्कोसिटी क्या होता है, इसकी चर्चा बहुत ही गहराई के साथ यूनिट नंबर 7 के चैप्टर नंबर 3 में किया जाएगा, जिसका नाम है विस्कोसिटी। और वो यूनिट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आपके यहाँ फर्स्ट टर्म में कैनेमेटिक्स महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ी यूनिट है एक प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जो आपकी सेकेंड टर्म चलेगा, सेकेंड टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी यूनिट है वो है यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। तो ये था हमारा आज का। हाँ, मैंने बोल दिया, बाय पॉलिशिंग, बाय लुब्रिकेटिंग एंड आल्सो बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स। हम बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करके भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। शायद आपने नहीं देखा होगा, जो थोड़ा सा ओल्ड एज था, पुराने समय की अगर हम बात करें, तो जो गाड़ियां होती थी, हॉर्स कार्ट होते थे, उसमें आप देखिए बेयरिंग नहीं होती थी, उसमें हम ऐसे ही उसको रेतते थे और पहिए को ऐसे लगा देते थे, तो वो कम चलता था। नॉट अलाउड ड्रिंकिंग, नॉट अलाउड ड्यूरिंग क्लास। मैंने कई कई बार बोला हुआ, या पीछे खड़े होने की इच्छा हो रही है? एवरीवन फोकस, ड्रिंकिंग नॉट अलाउड ड्यूरिंग क्लास। क्लास के दौरान पानी पीना अलाउड नहीं है। आप फोकस करें, केवल पढ़ें। मैं भी तो आता हूं, मैं भी तो घर से आया हूं, घर से एकदम
फिट होके चलें। 3 घंटे में इतनी नीड नहीं होती, 3 घंटे का आपका स्कूल है, इस 3 घंटे में आप प्रॉपर रह सकते हैं, 3 घंटे में कोई आफत नहीं आ रही है। पानी भी घर से ना लाए तब भी चलेगा, लाते हैं तो क्लास के दौरान पानी नहीं पीना है, ड्यूरिंग पॉजिंग ऑफ क्लास आपको पानी पीना है, ठीक है। जब क्लास पॉज होता है, टीचर चेंज होते हैं, तब पानी पीजिए। मैंने आपको कई बार समझाया है, नियमों को समझें। आपस में कन्वर्जेशन किसी सूरत में नहीं होना है, नहीं तो आप पीछे खड़े रहेंगे पूरे पूरे दिन, पूरे पीरियड के दौरान तो खड़े ही रहना है। इसलिए ये गलतियां बार बार ना करें, मैंने कई बार समझाया। जाइए, आप भी जाइए साथ में उसके। कोई नहीं, जाइए, धो रही चलिए, जा जा। एक कोना तू पकड़ ली इधर, एक कोना तुम उधर पकड़ लो, आराम से पढ़ो। वहां से खड़े होके बोर्ड भी प्रॉपर दिखता है, कितना अच्छा दिखेगा, 90 डिग्री पर दिखेगा। ठीक, बहस नहीं चाहिए मुझे, बहस नहीं चाहिए। दंड मिला है, भुगतिए। क्या खा रही हैं? क्लास के बाहर जाइए, गो आउटसाइड ऑफ द क्लास, यू आर सस्पेंडेड फॉर 1 पीरियड, गो आउटसाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सभी लड़कियां इस बात का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया है। अगर ये ना हो रहा होता ना, ये भी रिकॉर्डिंग ना हो रही होती, तो अब तक तो मैं आपका ठीक से व्यवस्था बना देता। समझ गई होंगे, अब पढ़ लेते हैं। मिसबिहेव बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। चलिए, हाँ, देखिए, सपोज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ लाइक दैट दिस, having mass m, say, and radius of circular part is say r। अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है, रेडियस r है, वो अगर सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, सॉरी, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है लाइक दैट दिस, तो इस पर फोर्सेस लगते हैं। क्या लगते हैं? 2 प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स अंदर की ओर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, that is said to be centripetal force। centripetal force, समझ में आ गया? Another force which keep this particular object in straight line at particular points, that is called centrifugal force। centrifugal force। We are going to talking about dynamics of circular motion. The first point is, when any object having mass m moving in circular path at radius r, it experiences 2 type of forces. One force which tend towards the center is called centripetal force, and that force which keep this particular object in particular circular path, that is called centrifugal force। Okay, centripetal force and centrifugal force. So what is value of centripetal force? The centripetal acceleration is v square by r, because this motion is angular motion. So you can write down, you know well, v equal to r omega. Here v is the linear velocity, omega is the angular velocity, r is radius. So here r square omega square by r, and you get centripetal acceleration equal to r omega square in term of circular motion। यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या आ गया, r omega square। So force
सेंट्रीपेटल फोर्स Fc इक्वल टू MAC, Fc इक्वल टू MAC. M stand for mass, AC stand for centripetal acceleration. Centripetal acceleration. So M into R omega square. This is the value of force. Fc equal to R omega square or Fc equal to mv square upon R. These are the two formulas. ये दोनों formulas is very very important. Fc R omega square in term of angular velocity, Fc equal to mv square by R in term of linear velocity. v क्या होता है? linear velocity. Linear velocity and omega angular velocity. Angular velocity. Linear velocity and angular velocity. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पाथ पर मूव कर रहा है और दोनों फोर्सेस क्या हैं? इक्वल एंड अपोजिट हैं, सो दे कैंसल टू ईच अदर, सो दे पाथ सर्कुलर, देन दे फॉलो सर्कुलर पाथ. समझ में आ गया? लेकिन अब आप इमेजिन करिए प्रैक्टिकल सिचुएशन. आपने एक धागा लिया, उसमें आपने एक स्टोन बांध दिया. क्या लिया? धागा. उसमें क्या बांधा? स्टोन. और फिर आपने उसे रोटेट कराना. आप फोकस करेंगे, आपकी इस फिंगर पर एक फोर्स लगेगा जो आपको घुमाने के दौरान अंदर की ओर लगाना पड़ता है. दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स. और वो फोर्स किसे बैलेंस कर रहा है? बाहर वाले फोर्स को, जो बाहर की तरफ लग रहा है. दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अगर मोशन के दौरान आपने धागे को छोड़ दिया तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो गया? कट हो गया, खत्म हो गया. तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट किधर की ओर भागेगा? छोड़ दिया आपने तो ऑब्जेक्ट किधर की ओर भागेगा? जहां पर है वहीं से आउटवर्ड. आप रोटेट करिए, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, फिर यहां पे छोड़ दीजिए तो सीधा चला जाएगा. ऐसे घुमाइए ऊपर की तरफ, छोड़ दीजिए सीधा ऊपर चला जाएगा. मतलब उसके जहां पर आप छोड़ेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है, यहां पर आ गया, माना कि मोशन इस समय यहां पर है, ठीक है, आपने यहां पर धागे को छोड़ दिया तो किधर की ओर भागेगा? इसका वेलोसिटी इधर की ओर थी, यहां पर वेलोसिटी इधर की ओर थी, यहां पर वेलोसिटी दिस पे, यहां पर इधर, यहां पर इधर. इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन मैंने आपको, अगर यहां पर थी इस पे, यहां पर थी ऐसे, ठीक है. तो जहां पर थी, जहां पर आप धागा को छोड़ेंगे और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट है उसी के टेंजेंशियल वो मोशन देगा. कैसा मोशन देगा? टेंजेंट में मूव कर जाएगा. किधर मूव कर जाएगा? आई होप समझ में आ गया होगा. कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट or this particular chapter, that one is rounding of level curve road. Rounding of leveled curve road. Rounding of leveled curve road. आप लोगों ने, सभी बच्चों ने देखा होगा, ये जो रोड्स होते हैं, अगर रोड पर कहीं टर्न आता है, घुमाव आता है, तो आपने देखा होगा रोड एक साइड ऊंची कर दी जाती है और एक साइड थोड़ा सा नीचे होती है. कितने बच्चों ने देखा है? टर्न पर जहां पर क्या होता है? घुमाव होता है, जहां पर रोड घूम रही होती है वहां पर एक साइड रोड ऊंची होती है, एक साइड रोड नीचे, यानी कि समतल नहीं रहेगा, प्लेन नहीं रहेगा. अगर टर्न एरिया आ गया दिस वे मतलब तिरछी रोड रहती है, कभी भी सीधी नहीं बनाई जाती. किस देखा? आपने देखा? खड़ी हो जाइए.
थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए अपने मित्रों की। क्या नाम है आपका? लवली। ये बताना, अगर रोड लेफ्ट को टर्न कर रही है, किधर को टर्न कर रही है? इमेजिन कर लो जहां भी तुमने देखा होगा, अगर रोड लेफ्ट को टर्न कर रही है तो वो किस डायरेक्शन में ऊंची होती है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट को घूमना है हमें। वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। किस साइड? राइट साइड, जस्ट अपोजिट टू द टर्निंग पॉइंट। सिट डाउन। आपने देखा जरूर, लेकिन आप, मैंने आपसे कई बार कहा, आप तो उसे लाइटली मत देखें। लाइटली देखने का फिर मजा नहीं आता। किसी भी चीज को देखें तो स्ट्रेट होकर देखें। जैसे अगर आप स्टैंड भी देख रहे हैं ना, इसे लाइट वे में देखें। एक बार देखें तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। डस्टर देखें, अच्छा डस्टर है, ठीक से देखिए इसे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लाइट देखने पे फिर साइंस का वैल्यू नहीं आती। फिर क्या फायदा साइंस पढ़ने का? किसी चीज को देखो तो गहराई से देखो। इस लॉक को भी देखना है ना तो प्रॉपर वे में देखो, कि हर चीज पता लग जाए कि साइज कितनी है, कितनी लीवर का है, क्या है, कैसे है, सारा एक बार देखने के बाद सारा इसका हिस्ट्री याद हो जाए। और फिर ब्रेन जितना यूज करेंगे हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में सारे अंग का, लेकिन एक अंग ऐसा है कि जिसका जितना यूज करते हैं वो उतना ही बढ़ता है। सिर्फ एक ही अंग है, सिर्फ एक, वो क्या है? ब्रेन। बाकी आंखों का ज्यादा यूज करोगे तो रोशनी कम हो जाएगी। हाँ हाँ। कान का ज्यादा यूज करेंगे तो हियरिंग कैपेसिटी डाउन करती है। हाथ का ज्यादा यूज करेंगे तो मसल्स पावर धीरे धीरे, पहले तो इंक्रीज करेगी, फिर मसल्स पावर धीरे धीरे क्या कर जाती है? वीक हो जाती है। लेकिन ब्रेन ही एक ऐसा सिस्टम है जिसका जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा इंक्रीज करता जाता है। यूज करें ना, यूज करें, खूब यूज करें, बेहतर रूप से यूज करें। समझ में आ गया? और पूरा इस्तेमाल करें ब्रेन का हर चीज पर। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना इंक्रीज करेगा हर चीज पर। अगर आप चेन भी देखते हैं, सिंपल बैग की चेन, तो बैग की चेन पर फोकस करें, उनकी डिजाइन पर फोकस करें, आपको चेन के बारे में पूरी आइडिया लग जाएगी। और पता नहीं कहाँ कैसा कंसेप्ट आ जाए। वॉच देखें तो वॉच को भी प्रॉपर ऑब्जर्व करें। हैंड रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, उसको भी देखें, ढंग से ही देखें। ढंग से देखने में मतलब होता है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि क्या देख रहा है, लगता है कि वैसा वाला नहीं चाहिए। वैसा वाला नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, वैसा वाला नहीं चाहिए। मतलब मेरा कहने का अर्थ है किसी चीज को देखें तो आप साइंटिफिक वे में देखें। मेरे से मैंने आपको कई बार कहा, क्लास के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करें। क्लास में आपस में कन्वर्जेशन वो इनडिसिप्लिन होने का दिखाता है कि आप अनुशासनहीन है। क्या अनुशासनशील नहीं दिखाता, क्या दिखाता है? अनुशासनहीनता को रिप्रेजेंट करता। मैंने कई कई बार बताया आपको। कोई दिक्कत है आप डायरेक्ट मुझे हिट करिए, मुझसे बात करिए, डायरेक्ट टीचर से बात करिए, आपस में वो क्या बताएगी तुझे। ठीक है? हाँ, मेरे जाने के बाद डिस्कशन करना है, डिस्कशन करिए। या कभी कभी ऐसा भी समय आएगा, अभी आप देखेंगे हमारी क्लास में, कि मैं आपको पूरा मौका दूंगा क्लास में डिस्कस करने का, ग्रुप डिस्कशन करने का, वो मौका दिया जाएगा आपको समय आने पर। ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो आप आपस में डिस्कस करेंगे फिर हमें बताएंगे, तो ग्रुप डिस्कशन का भी मौका दूंगा, ग्रुप टेस्ट का भी मौका, हर चीज आपको मिलेगी क्लास में। लेकिन जहां पर जैसा सिस्टम चल रहा है वहां वही ठीक होता है। जैसे ये जो सिस्टम है इसमें आपके बच्चे आपको हेल्प नहीं दे सकते, वो हम भी देंगे। जिसको थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा वही पे करेगा आपको। हाँ। हम्म हम्म। हाँ, ये सपोज ये रही हमारी रोड, क्या है? नहीं, रोड, रोड का मतलब सीधा हो गया। रोड का मतलब सीधा ही सेंस जाता है। कर्व जाहिर सी बात इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही होगा। सपोज दिस वन इज द सेंटर। कर्व रोड का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ना। सपोज ये सेंटर है, हमने माना इस पे कार चल रही है, ये देखिए बिल्कुल कार, हमने इसे कार मान लिया। ये देखिए, ठीक है, ये कार है जा रही है इस पे। ठीक है?
अगर जा रही है, माना कि ये पोजीशन यहाँ की आ गई, तो ये जाहिर सी बात है ये सेंटर इस ओर कौन सा फोर्स को एक्ट करेगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कार के टायर और ग्राउंड के बीच में फोर्स एक्ट करेगा ना टुवर्ड सेंटर, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। वो फोर्स जो सेंटर की ओर पॉइंट आउट करता रहता है उसे सेंट्रीपेटल कहता है। फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट मींस आउटवर्ड, दैट इज सेड टू बी सेंट्रीफ्यूगल। और जानती हैं, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं रहेगा और आपने गाड़ी को टर्न कर दिया, ये कहां चली जाएगी, आउटवर्ड चली जाएगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। अब इसी बात को हमें डिस्कस करना है कि आखिर सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे कैसे एक्ट करता है। सबसे पहले एक इसमें फोर्स काम करेगा, दैट इज वेट ऑफ द व्हीकल, दैट इज योर mg विच एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। भाई एक फोर्स काम करेगा, क्या है ये, वेट किधर की ओर काम करेगा, डाउनवर्ड। जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा वेट कहाँ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। आप बैठे हैं तो वेट किधर को एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन किधर को वर्कआउट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। क्योंकि ये अब बात आती है, ये फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर व्हीकल स्किड ना करे, स्किडिंग, स्किड ना हो। आपने देखा होगा, आपने कई बार नोट किया होगा, जैसे हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं और ऐसे घुमा दिया और ज्यादा घूम गया तो गाड़ी स्किड कर जाती बाहर की ओर। बाहर की ओर स्किड करने में, और बाहर की साइड जो स्किडिंग होती है उधर से वो पाथ दूसरी गाड़ी का होता आने का, नहीं समझे लगता है। भाई जब हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम अपने पाथ पे चला रहे होते हैं। अगर हमने इधर की ओर घुमाया तो जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ही तो रोड ऊंची होती है, और वो साइड दूसरे वाले की लाइन की, आने वाले की लाइन में होती है। अगर गाड़ी स्किड कर गई तो हम तो दूसरे की लाइन में चले जाएंगे, अपोजिट लेन में चले जाएंगे, और अपोजिट लेन से सामने की गाड़ी आ रही होगी, फिर वो हमें रोड पर पोस्टर बनाते हुए निकल जाएगी, नहीं चुका देगी ना रोड पर। अगर हम गिर गए गाड़ी से, बाहर की तरफ चले गए, तो सामने से गाड़ी आ रही तो क्या करेगी, वो छोड़ेगी क्या, निकल जाएगी। समझ में आ गई बातें। अच्छा, अब हमने यहाँ पर वही सेंस बेटा निकालना है। ऐसी सूरत में इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ बाहर फोर्स काम कर रहा है। मैंने आपको कई कई बार बताया, दैट वन इज योर नॉर्मल रिएक्शन। हियर द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, r माइनस mg इक्वल टू 0, सो यू कैन से r इक्वल टू mg। यानी कि जो कई कई बार हो गया है, ये कई कई बार हम लोगों ने सीखा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो वेट ऑफ बॉडी के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल बराबर होता है। वही चीज देखिए यहाँ पर आ गया, r इक्वल टू mg। अच्छा, आगे की ओर चलते हैं। आपने देखा इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा है, mv² अपान r। गाड़ी व्हीकल तभी स्किड नहीं करेगी जब mv² अपान r नियरली इक्वल टू आर लेस देन फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, mv² अपान r आर लेस देन आर इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और F का मान क्या होता है, m में। F का मान क्या होता है, m में, या F का मान क्या होता है, mg। भाई हमने आपके F की कई वैल्यू बताई थी। F इक्वल टू क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ गया, F इक्वल टू म्यू एम जी एस, ये भी फॉर्मूला होता है जो कि वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। ठीक है, ये एक्चुअल में पॉइंट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, लेकिन ये पॉइंट है, इनिशियली पॉइंट है जो हमने कल तक सीखा था ना, उसके अगला पॉइंट यही है, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। उसका फॉर्मूला है म्यू एम जी एस, म्यू एम जी एस, एस जहां पर डिस्टेंस होती है। तो ये यहाँ पर आपका फाइनली क्या बन गया, आप समझदार हैं, mv² इक्वल टू म्यू एम जी, mv² अपान r इक्वल टू म्यू एम जी। एस मैंने हटा दिया, डिस्टेंस मूव कर दिया, एम से एम
एम से क्या हो गया भाई, कट गया, तो क्या हो गया v स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी आर, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी आर, और v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू जी आर। एक ये फार्मूला है, बाय दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर बॉडी और पर्टिकुलर व्हीकल एट लेवल्ड कर्व रोड। आपने रोड पर ये भी देखा होगा कि यहाँ पर कर्व रोड होती हैं, वहां पर एक ऐसे सिंबल बनाया जाता है और लिख दिया जाता है स्पीड ऑफ पर्टिकुलर व्हीकल इज 60 किलोमीटर पर आवर। देखा है कभी? हर रोड पर लगा रहता है, अगर कहीं रोड टर्न है आगे पीछे तो वहां पर फिक्स होता है, लिखा रहता है कि आप जिस व्हीकल पर बैठे हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं आगे वाली जो रोड है इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी, फिर आपका काम हो ही जाएगा। समझ गए ना? तो बाकायदे हर जगह इंगित कर दिया जाता है, हर रोड पर लिख दिया जाता है। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर व्हीकल। ठीक है ना? v इक्वल टू म्यू आर जी। अच्छा, यहां पर जो भी काम करेगा वो आपका मोस्टली स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसलिए आप जरूरत पड़ने पर यहां पर म्यू एस का इस्तेमाल कर सकती हैं। किसका? म्यू एस का, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस, या म्यू यू कैन से म्यू जी आर, म्यू जी आर और म्यू एस जी आर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरी तरफ से ये यूनिट आपकी खत्म हो गई अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट खत्म है। ठीक है, अब किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछे। एनीवन हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिगार्डिंग दैट? दीपांशु, देखा